आज हम लोग एफए में यूनिट 5 का सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ कैश। ये टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ कैश, रोकड़ का प्रबंध। रोकड़ का प्रबंध। तो कैश का मतलब क्या होता है? बोलता है कैश इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है कैश में? कैश में इंक्लूड होता है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कॉमा कैश एट बैंक, इसको भी कैश माना जाता है, कॉमा शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, और लास्ट लिखता है डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड। ये इसको हम लोग कैश बोलते हैं। हाँ, वही चेक इन हैंड कैश एट बैंक भी आ जाएगा, चेक इन हैंड भी लिख सकते हैं, चेक इन हैंड, ये भी कैश होता है। ETC बोलता है रोकड़ के अंतर्गत निम्न शामिल किया जाता है, निम्न को शामिल किया जाता है। क्या क्या आता है यहीं पे लिख देते हैं या इसी में लिखते चलिए। पहला, हाथ में रोकड़ मतलब कैश इन हैंड। दूसरा, बैंक में रोकड़। तीसरा, और क्या शामिल है? अल्पकालीन, अल्पकालीन बाजार प्रतिभूति, अल्पकालीन बाजार प्रतिभूति। चौथा क्या है? बैंक जमा अल्पकाल के लिए। और पांचवा, हाथ में चेक, ETC। याद रखना है कि कैश के अंदर ये सब शामिल होता है। और कैश मैनेज करना क्यों ज़रूरी है? सब लोगों को मालूम है कि पैसा आता है जितना तेज़ी से ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से निकल जाता है। जितना तेज़ी से पैसा आता है उससे ज़्यादा तेज़ी से निकल जाता है। अगर मैनेज नहीं करेंगे तो हाथ से बाहर निकल गया और फिर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कैश मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि कितना कैश अपने पास होना चाहिए। ज़्यादा पैसा भी नहीं रखना, कम भी नहीं रखना। कम रखेंगे तो क्या होगा? अगर कैश का शॉर्टेज होगा तो क्या करेंगे, क्या होगा? बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर कैश आपके बिजनेस में नहीं है तो बहुत सारे ऑर्डर आप छोड़ दोगे। बताओ जी, एक चाय बेचने वाला पैसा नहीं है, अचानक बस ख़राब हो गई उसके दुकान के बाहर, जस्ट जहाँ वो चाय लगा कर स्टॉल लगा रहा है वहीं एक बस ख़राब हो गई, पंचर हो गई। बस वाला बोला 10 मिनट लगेगा भैया। सब लोग उतरा कि चलो दिन भर सफ़र कर रहे हैं 4 घंटे से, चाय पी लेते हैं। तो बोला चाय बनाओ जी, और उसके पास अगर पैसा नहीं है तो संभाल पाएगा? और वो आज तक 20 आदमी को ही चाय पिलाता, उससे ज़्यादा उसके पास ताकत भी नहीं, उसके पास दूध भी नहीं, चीनी भी नहीं, सब शॉर्ट कर गया। क्या करेगा? अगर हाथ में पैसा होगा तो वो बिजनेस को के अपॉर्चुनिटी को कैचअप करके वो बेनिफिट ले लेगा। और अगर उसके पास पैसा नहीं तो नहीं ले पाएगा। अब बताइए, आप चाय वाले हैं, फिर चाय का एग्जांपल दे दे रहे हैं। आप चाय वाले हैं, आपको एक पार्टी का ऑर्डर मिला है कि 1000 आदमी का चाय बनाने का ठेका तुम ले लो भैया, लो 500 रुपये एडवांस लो, बाकी काम होने के बाद देंगे। क्या लगता है 500 रुपये में 1000 आदमी का चाय का सारा खर्चा निकल जाएगा? तो क्या करेंगे आप? पैसा अपने पास नहीं रहेगा तो क्या बिजनेस कर पाएंगे? बात समझ आई? अब टेंट हाउस है, पैसा अपने पास नहीं तो बिजनेस कर पाओगे? कोई बोल दिया कि हमको ऐसा ऐसा सब कुछ चाहिए, आपके पास सामान नहीं है, खरीद के लाना पड़ेगा ना। अब आप बोलोगे सर सामान पैसा दीजिए तब हम सामान लाएंगे, तब आपको ऐसा नहीं चलता है, आपको पहले ही पैसा लगाना पड़ेगा। तो बोलता है बिजनेस में कैश ही कैश कमा के देता है, कैश ही कैश कमा के देता है। पैसा रहेगा तभी कमाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं कमाएगा। तो चलिए हम लोग कैश के बारे में देख लिए, कैश के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट, क्यों हम कैश को मैनेज कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है कैश मैनेजमेंट का? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट, रोकड़ प्रबंध का उद्देश्य।
रोकड़ प्रबंध का क्या क्या उद्देश्य है? फर्स्ट लिखे कैश मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, टू हैव रिक्वायर्ड कैश, टू हैव रिक्वायर्ड कैश टू मेक पेमेंट्स, टू मेक बोलता भुगतान के लिए आवश्यक रोकड़ उपलब्ध रहना, रोकड़ उपलब्ध रहना। दूसरा है टू कीप कैश बैलेंस लोवेस्ट, टू कीप कैश बैलेंस लोवेस्ट, कम से कम नगद शेष रखना। दो ही इसका पर्पस है, दो ही ऑब्जेक्टिव है कैश मैनेजमेंट का। ध्यान दीजिए, कैश मैनेजमेंट का हमारा पर्पस क्या है कि कम से कम कैश बैलेंस रखें, जितना ज़रूरत है हम उतना ही रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा कैश बैलेंस रखने से हमारा पैसा प्रोडक्टिव नहीं होता है। आप लोग देखो मारवाड़ी लोग को ये दोनों काम वो करता है। क्या लिखा है फर्स्ट में? भुगतान के लिए आवश्यक रोकड़, वो जितना पैसा उसको पेमेंट करना उतना पैसा रखेगा, और अगर ज़्यादा पैसा दिख रहा है रात भर के लिए पैसा लगाता है वो लोग, रात भर के लिए बोलता है रात भर मेरे यहाँ पैसा रह जाएगा, तो ये तो अनप्रोडक्टिव है, ये तो कमा के हमको नहीं देगा पैसा ना, रात भर में हमारा पैसा कमाएगा। किसी को रात भर के लिए कर्ज दे दिया कि 1 लाख रुपया दे रहे भैया, सुबह ले लेंगे 1,02,000, यानी रात भर में उसका 1 लाख रुपया 1,02,000 बन गया। और हम लोग क्या करते हैं? डरते हैं कि नहीं भाई पैसा डूब जाएगा, तो अब वो तरीके से देगा, अपने पैसे को सही जगह लगाएगा, लेकिन खर्चा करने बोलिए तो उसके पास पैसा नहीं है। सबसे कंजूस वही लोग होता है, खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन पैसा भी बोलिए कि भैया सूद पर पैसा दे दो, तुरंत निकाल के दे देगा, कहाँ देगा पता नहीं। तो बोलता है कैश हमेशा उपलब्ध रखता है पेमेंट करने के लिए। दूसरा है कि कम से कम पैसा रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को इन्वेस्ट कर देता है कहीं पे, यानी कैश रखेगा ही नहीं, पैसा रखेगा ही नहीं, इसलिए खर्च नहीं करेगा वो। जब हाँ पॉकेट में पैसा नहीं है तो खर्च नहीं, दिखा देगा सीधा, देखिए मेरे पास क्या है। लेकिन अगर पूछोगे बैंक में कितना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए, तो बहुत पैसा उसके पास, लेकिन वो दिखाता नहीं। यही बात याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट, कैश को आप कैसे मैनेज कर लेते हो। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कैश को अफेक्ट करता है, तो पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कैश। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कैश को अफेक्ट करता है, इस साइड में हम लोग लिख देते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कैश। रोकड़ को प्रभावित करने वाले तत्व, रोकड़ को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला फैक्टर कौन सा है? बोलता है स्टेटस ऑफ सेल एंड परचेज, स्टेटस ऑफ सेल एंड परचेज। क्या जी, सेल कितना हो रहा है उसके आधार पर ना, क्रय विक्रय की स्थिति। दूसरा स्टेटस ऑफ गुडविल, आपके बिजनेस का गुडविल क्या है इस पर भी डिपेंड करता है, स्टेटस ऑफ गुडविल। साख की स्थिति। फैसिलिटी ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष की सुविधा। इन्वेंट्री लेवल, स्कंद की मात्रा,
प्रोडक्ट डिमांड, उत्पाद की मांग। इसको लिख लीजिए, फिर समझाते हैं, थोड़ा जनरेटर परेशान कर रहा है। देखिए हम लोग को पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग कैश। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कैश को अफेक्ट करता है, मतलब जिसके कारण बिजनेस में या तो ज़्यादा पैसा होगा या तो कम पैसा होगा। कौन कौन से कारण है जो बिजनेस में कैश को प्रभावित करता है। तो पहला क्या है, अच्छा आपका ज़्यादा सेल होगा, बहुत सेल हो रहा है तो पैसा आपके पास ज़्यादा होगा कि कम होगा। अगर सेल ज़्यादा है तो पैसा ज़्यादा होगा, परचेज अगर ज़्यादा हो रहा है तो पैसा कम नज़र आएगा। तो ये ध्यान देना है कि परचेज और सेल का स्थिति क्या है, उसके आधार पर निर्भर करता है कि आपके पास पैसा कितना होगा। दूसरा क्या है, अगर मार्केट में आपका रेपुटेशन अच्छा है, बहुत अच्छा गुडविल है, तो पैसा ज़्यादा होना चाहिए, और गुडविल अगर ख़राब है तो पैसा कम रहेगा। तीसरा क्या है, अगर बैंक आपको लोन तुरंत दे देता है, बैंक तुरंत लोन दे देता है, जब आपको पैसा चाहिए वही तब लोन दे देता है, तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा पैसा रखने की ज़रूरत नहीं। आप समझो अमीर आदमी हो, जिसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड की सुविधा, उसके नीचे क्या है, अगर बैंक लोन देने के लिए तैयार है तो आपके पास ज़्यादा पैसे का ज़रूरत नहीं पड़ता है। दोनों चीज़ एक ही हुआ, ओवरड्राफ्ट मतलब आपको माइनस में दे दिया और ये क्रेडिट कार्ड वाला दे दिया, आपको लोन लेने के लिए दे दिया। तो अगर लोन लेने के लिए बैंक आपको कभी भी दे दे, जैसे मैं हमको कभी भी लोन ले सकते हैं, तो पैसा ज़्यादा रखने की ज़रूरत है क्या? अगर हम कभी भी लोन ले सकते हैं तो पैसा ज़्यादा रखने का ज़रूरत नहीं है, हमको जब ज़रूरत पड़ेगा लोन ले लेंगे। उसके नीचे क्या है, अच्छा स्टॉक अगर आपके पास खूब है, बहुत सारा माल भरे पड़े हैं बिजनेस में, तो पैसा ज़्यादा रखना चाहिए कम रखना चाहिए? कम रखना चाहिए। और अगर बिजनेस में स्टॉक ही नहीं, माल ही नहीं है, तो पैसा ज़्यादा रखना चाहिए। और लास्ट है प्रोडक्ट डिमांड, जब किसी चीज़ का डिमांड करते हैं, अब हमारे सामान का कितना डिमांड है, कितने लोग खरीदना चाहते हैं, इस पर भी निर्भर करता है कि अपने पास कैश कितना होना चाहिए। अगर ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो ज़्यादा कैश, और कम लोग खरीदना चाहते हैं तो कम कैश। यही सिस्टम यहाँ पे है। इसको लिखिए, इसको हम लोग और आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ कैश मैनेजमेंट, लिखते चले जाइए साथ ही साथ। सबसे पहले कैश प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश प्लानिंग के अंदर हम लोग बनाते हैं ए में कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण, और बी में बनाएंगे कैश बजट। रोकड़ बजट। दूसरा फंक्शन है कंट्रोल ऑफ कैश इनफ्लो। रोकड़ के अंतर प्रवाह को रोकना। हम लोग फर्स्ट देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। यह रोकड़ के अंतर्वाहों तथा रोकड़ के बाह्य गमन का एक विवरण है।
एक्टिविटी इन कैश फ्लो। तीन एक्टिविटी कैश फ्लो में होता है। पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। संचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। विनियोग क्रिया से रोकड़ प्रवाह। और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वित्तीय क्रियाओं से तीन तरह का कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। और कैसे बनता है इसका फॉर्मेट ये आप लोग जानते हैं, और हम लोग पढ़ते हैं कैश मैनेजमेंट। कैश बजट हम लोग पढ़ते हैं, कैश बजट कैसे निकालें। It is a statement of cash receipt and cash payment of a company in a accounting period। यह एक विशेष लेखांकन अवधि, बोल दीजिए, यह एक लेखांकन अवधि में किसी व्यवसाय द्वारा रोकड़ प्राप्ति तथा रोकड़ भुगतानों का एक विवरण है। जिसमें शुद्ध रोकड़ प्राप्ति तथा भुगतानों को लिखा जाता है। कैश बजट हम लोग कैसे बनाते हैं, तो फॉर्मेट आपको दे देते हैं कैश बजट का। फॉर्मेट ऑफ कैश बजट। कैश बजट का फॉर्मेट कैश रिसिप्ट, कहाँ से पैसा आ सकता है। सेल ऑफ एसेट, और कहाँ से आ सकता है। इंटरेस्ट रिसिप्ट, और कहाँ से पैसा आ सकता है। डिविडेंड रिसिप्ट,
और आ सकता है इशू ऑफ शेयर से, इशू ऑफ डिवेंचर, ETC, ये सब से पैसा आ सकता है आपके पास। ये सब तरीका है जहाँ से पैसा आ सकता है। और कैश पेमेंट कहाँ से होगा? इंटरेस्ट पेड कर सकते हैं जहाँ से पैसा जाएगा, डिविडेंड पेड कर सकते हैं जहाँ से पैसा जाएगा, परचेज ऑफ एसेट से पैसा जाएगा, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ETC, और भी बहुत सारे आइटम हैं। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, टोटल रिसिप्ट यहाँ निकाल देंगे। टोटल रिसिप्ट, इसको A बोलते हैं, और यहाँ निकालेंगे टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट B बोलते हैं। और फिर क्या करेंगे, कैश बजट में कैश इनफ्लो निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल रिसिप्ट में टोटल पेमेंट को माइनस कर देंगे। तो कैश बजट आपको पता चल जाएगा प्लस में या माइनस में। यानी अगर प्लस रहा तो बजट आपका अच्छा है, और अगर माइनस रहा तो इसका मतलब बजट नेगेटिव चला गया। अब एक करके पहले समझ लीजिए सबके बारे में, फिर आराम से लिखते रहिएगा। जनरेटर के कारण समझा नहीं पाए। हम लोग को पढ़ना है फंक्शन ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का दो ही फंक्शन है, दो ही काम ही कैश फ्लो कैश मैनेजमेंट का। कैश मैनेजमेंट का कितना काम है? दो। पहला कैश प्लानिंग करना। कैश प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं और कैश बजट बनाते हैं। और दूसरा कंट्रोल ऑफ कैश इनफ्लो। ये कैश इनफ्लो जो है उसको कंट्रोल करेंगे सही तरीके से। इनफ्लो, पहला जो काम था कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है, एक विवरण है जो इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है। यह एक विवरण है जो क्या बताता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। और इसके लिए हम आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे, एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 तरह का एक्टिविटी होता है। पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और तीनों एक्टिविटी में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे ना, उतना फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ थियोरेटिकल एस्पेक्ट पूछा जाएगा तो यही पूछेगा। आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तीनों को काफ़ी है। दूसरा है कैश बजट। क्या होता है, तो कैश बजट एक विवरण है कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का। वहाँ इनफ्लो आउटफ्लो है, और यहाँ पे क्या है, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का एक विवरण है, उसको कैश बजट बोलते हैं। और सबसे पहले कैश बजट बनता है तभी आगे काम होता है, क्योंकि पहले पता होना चाहिए कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है। ऐसा ना बजट माइनस में चल जाए। तो जितना टोटल आ रहा है उसको यहाँ लिखते हैं कैश रिसिप्ट के अंदर, जहाँ जहाँ से भी पैसा आएगा कैश रिसिप्ट, और जहाँ भी पैसा जाएगा कैश पेमेंट। तो कैश रिसिप्ट का टोटल करेंगे तो टोटल रिसिप्ट निकल जाएगा, जिसको A बोलेंगे। और कैश पेमेंट का टोटल करेंगे तो टोटल पेमेंट निकल जाएगा, जिसको B बोलेंगे। अब आपको कैश बजट निकालना है तो ये A माइनस B करेंगे। अगर प्लस में आएगा तो ठीक है, A का मतलब क्या, रिसिप्ट। रिसिप्ट में खर्चा घटाएंगे, अगर प्लस में आ गया तो ठीक है, इसका मतलब अच्छा है मेरे पास पैसा है। और अगर माइनस आ गया तब क्या करेंगे, इसका मतलब पैसा इनकम से ज़्यादा आ रहा। कि कैश बजट में हमेशा ही प्लस ही आएगा, क्योंकि पैसा रहेगा तभी तो खर्च करेंगे, पैसा रहेगा तभी तो खर्च करेंगे, तो ये प्लस ही आएगा। लेकिन याद रखना है कि टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो मेरा कैश बजट निकल जाएगा कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। दोनों चीज़ हमको देखना है कि मेरे साथ ये ठीक है, कैश बजट मेरा ठीक मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यही था इस पूरे यूनिट के अंदर। यूनिट 5 का सेकेंड टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट किया। थर्ड टॉपिक एक और है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके पहले ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट। 2 टॉपिक और है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसको लिख लीजिए।